हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस के बुक से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 28 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस अध्याय से 2 पार्ट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है, अम्ल पानी में घुलकर क्या बनाता है। बताना है सिंपल सा कि एसिड जब पानी में घुलता है तो क्या बनाता है। विकल्प में है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, ऑक्साइड आयन या फिर कार्बोनेट आयन। सही जवाब है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, याद रखिएगा कि जब एसिड पानी में घुलता है तो वह H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। लेकिन होता क्या है कि H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता, तब क्या करता है, ये H2O के साथ जुड़ करके ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, सवाल सिंपल सा है, अम्ल पानी में घुल करके क्या बनाता है। तो अम्ल पानी में घुल करके H+ आयन बनाता है, लेकिन H+ जो है ना अकेले नहीं रह पाता, तो करता क्या है, ये H2O के साथ जुड़ करके ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और यही कह सकते हैं आप कि जो अम्लीय प्रकृति के लिए होता है ना, ये जिम्मेदार यही होता है, हाइड्रोनियम आयन। मतलब एक लाइन में कहें कि अम्ल पानी में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो उसकी अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो याद क्या रखिएगा कि अम्ल पानी में घुल करके H+ आयन बनाता है, लेकिन वह अकेले नहीं रह पाता, तो H2O के साथ जुड़ करके वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जो उसके अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्षार के बारे में। क्षार पानी में घुलता है तो क्या करता है। ठीक है, क्षार कहें या फिर क्षारक कहें। ठीक है, क्षारक की बात करते हैं, अम्ल और क्षारक, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही अम्ल, क्षारक और लवण। तो क्षारक पानी में घुल करके क्या बनाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि सभी क्षारक पानी में तो घुलते ही नहीं हैं। क्या याद रखना है, सभी क्षारक पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन जो पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते, जो पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, यहां से समझिए, ध्यान दीजिएगा, सभी क्षारक पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, जो पानी में घुलते हैं वही क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुलता है इसलिए इसे क्षार कहते हैं, इसीलिए इसे अल्कली कहते हैं। वहीं देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये पानी में नहीं घुलता और ये क्षारक भी है, लेकिन ये क्षार नहीं है। क्यों क्षार नहीं है? क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड ये दोनों क्षारक है, लेकिन दोनों में से देखेंगे एक क्षार है, दूसरा क्षारक नहीं है, सॉरी क्षार नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा याद ये रखना है कि सभी क्षारक पानी में घुलते नहीं हैं, जो पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है लेकिन क्षार भी है। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुलता है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये क्षारक है लेकिन क्षार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। बात खत्म। ठीक, यहाँ देखिए क्षार पानी में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, जो उसकी क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, वही याद रखिए, अम्ल पानी में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो उसकी अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक लाइन में याद रखिए, बेस जब पानी में घुलता है तो H- देता है, अर्थात ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जबकि एसिड पानी में घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है, जो कि अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है, और OH ये क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्न में से कौन क्षार है। कौन क्षार होगा? तो वो क्षार, उसको क्षार कहेंगे जो पानी में घुलता होगा। ठीक है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, याद है ना, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जो पानी में घुलते हैं उसी को क्षार कहते हैं। अब देखिए विकल्पों में से कि कौन पानी में घुलता है। ठीक है, तो अब देखेंगे विकल्प नंबर 1 कॉपर ऑक्साइड, ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है ना, ये पानी में घुलता नहीं है। ये फेरिक, जो फेरिक ऑक्साइड है ये वाला,
ये भी नहीं घुलता, आयरन ऑक्साइड ये पानी में नहीं घुलता, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुलता है, कह सकते हैं ये क्षार है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि कैसे पकड़ें कि ये कौन पानी में घुलेगा और कौन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो एक तो पहला ट्रिक याद रखिए कि अगर OH या फिर हाइड्रोक्साइड वाले कॉम्पाउंड दिख जाए तो वो लगभग वो पानी में घुलता है, जैसे कि OH यहाँ दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। दूसरा देखेंगे तो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि फेरस आयरन ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, जैसे क्या है ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर देखेंगे तो HCl है, H2SO4 जिसे कि सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये सब पानी में घुलते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड ध्यान में रखिएगा, मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, और अगर OH लास्ट में दिख जाए, OH, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये पानी में घुलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है, पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये है हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बनता है, तो ये जब हाइड्रोजन आयन H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है, H3O+। चलिए अगला सवाल है, शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाती हैं। विकल्प में है, इसमें H नहीं है, पानी की अनुपस्थिति है, या ठोस है, या फिर ये कमजोर अम्ल है। तो याद रखिए, शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाती क्योंकि पानी की अनुपस्थिति में ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इसका रिएक्शन याद रख सकते हैं कि जब ये HCl पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और यही हाइड्रोनियम आयन अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप कह सकते हैं कि अगर पानी नहीं है तो ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, और जब ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो ये अम्लीय व्यवहार को नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, तो सवाल सिंपल सा था कि शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार को क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि यहाँ पे पानी की अनुपस्थिति है, और पानी की जब अनुपस्थिति होती है तो ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से ये अम्लीय व्यवहार को नहीं दिखा पाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षारक है लेकिन क्षार नहीं है। बताना है कि कौन सा क्षारक है लेकिन यहाँ पे क्षार नहीं है। तो याद रखिए, याद ये रखिएगा, जो क्षारक पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है ना, क्या याद रखना है कि वे क्षारक जो पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक है लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। उसी क्षारक को हम क्षार कहेंगे जो पानी में घुलता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विकल्पों को ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुलता है। ठीक है, ये क्षार है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक है और ये क्षार भी है क्योंकि ये पानी में भी घुलता है। वहीं देखिए कॉपर ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड है, ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये क्षार नहीं है, क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड है, ये भी देखेंगे तो पानी में घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्षारक है और क्षार भी है। लेकिन विकल्प में देखेंगे सी वाला, तो ये कॉपर ऑक्साइड है ना, इसे मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि कॉपर मेटल है, तो ये मेटल ऑक्साइड जो है ना ये पानी में नहीं घुलता है। बाकी विकल्प सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी क्षारक भी हैं और क्षार भी हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी पानी में घुलते हैं। याद रखिए, जो पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो पानी में घुलते हों उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो पानी में घुलेंगे उसी को क्षार कहेंगे। तो सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ये एक क्षारक है लेकिन पानी में नहीं घुल रहा, इसलिए क्षार इसे नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला विकल्प सभी क्षारक क्षार है, सभी क्षार क्षारक है, कोई भी क्षारक क्षार नहीं है, या फिर सभी अम्ल क्षार है। तो यहाँ पे देखिए सभी अम्ल और क्षार से यहाँ पे कोई तो रिलेशन की बात ही नहीं कर सकते, कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बात करें पहला विकल्प के बारे में, देखिए दे रखा है कि सभी क्षारक क्षार है, मतलब क्षार किसको कहते हैं, जो पानी में घुलता होगा। तो क्या सभी क्षारक पानी में घुलते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
तो ये कथन गलत है। सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते, इसीलिए सभी क्षारक को क्षार नहीं कहेंगे, क्योंकि जो क्षारक पानी में घुलता है उसी को क्षार कहते हैं। ठीक है, बी विकल्प को देखिए, दे रखा है सभी क्षार क्षारक है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्षार जो होता है ना, क्षारक का एक भाग है। ठीक है, क्षार क्या होता है? जो पानी में घुलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो क्षारक पानी में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सभी क्षार जो है वो क्या है? क्षारक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाने पर हीट क्यों निकलती है? विकल्प में है ठंडा होता है, गैस बनती है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर रंग बदलता है। तो याद रखिए, जब H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुलता है तो यह बहुत अधिक मात्रा में हीट ऊष्मा को रिलीज करता है या फिर छोड़ता है या निकालता है। इसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। विकल्प देखेंगे सी नंबर सही होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि हीट क्यों निकलती है। एक्चुअली में होता ये है ना कि एसिड पानी में टूट करके आयंस बनाते हैं, जैसे कि H2SO4 ये H+ और सल्फेट आयन में टूटता है ना। तो इस प्रक्रिया में होता है क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाती है, इससे ही हीट निकलती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ के बता रहे हैं हम यहाँ पे कि H2SO4 पानी में टूट करके आयंस बनता है, और यही आयंस जो कि H+ और सल्फेट आयन जो बना रहा है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो यहाँ पे हीट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलकर क्या देता है। सवाल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल करके क्या देता है। दिए गए विकल्पों में से बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिए इसका रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में घुलता है, ठीक है, तो ये Mg+OH में ये टूट जाता है। ठीक है, और इसे जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 2+, क्योंकि ये मैग्नीशियम है, धातु है, तो धातु हमेशा क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ठीक है, तो ये वाला देखिए कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सी में दिख रहा है ऐसा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल करके क्या देता है? Mg2+ + 2OH- देता है। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक क्षार है, क्योंकि पानी में घुलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बताना है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है। बताना है कि कौन सा अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो सबसे आसान तरीका ये कि देखिए जिसमें OH होगा वो क्षार होगा। ठीक है ना, जिसमें OH लगा होगा ना वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, और जिसमें H शुरुआत में होगा जैसे कि HCl, H2SO4, ये सभी अम्ल होते हैं। तो देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा हुआ है। ठीक है, और ये पानी में घुलनशील भी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ भी OH है, ये भी पानी घुलनशील होगा, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड है, ये भी पानी घुलनशील है। ठीक है, लेकिन HCl देखेंगे यहाँ पे H है, तो ये क्या है? ये एक देखेंगे तो आपका अम्ल है, एसिड है, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है HCOO- को क्या कहते हैं? एसिटिक आयन, एसिटेट आयन, फॉर्मेट आयन, कार्बोनेट आयन या फिर हाइड्रोक्साइड। तो सभी का तो पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो देख लीजिए। सबसे पहला एसिटेट आयन। एसिटेट आयन का रासायनिक सूत्र होता है CH3COO-। ठीक है, जबकि फॉर्मेट आयन का होता है, फॉर्मेट आयन का याद रखिएगा ये होता है HCOO। जबकि कार्बोनेट आयन का क्या होता है? कार्बोनेट आयन का होता है CO3। ठीक है, और यहाँ पे ये तो ऋणायन बनाता है, और हाइड्रोक्साइड को तो सभी को पता होगा OH- होता है। ठीक है, तो पूछा था कि HCOO- को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फॉर्मेट आयन। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्मेट आयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना होता है। तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, और इसी को कहते हैं एथेनोइक एसिड। इसी को क्या कहते हैं?
एथिनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डालती। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव क्यों नहीं छोड़ता है। HCl में H+ नहीं होता, पानी की अनुपस्थिति में आयन नहीं बनते, HCl एक क्षार है या फिर यह बहुत कमजोर अम्ल है। क्या कारण है कि शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। सही जवाब होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, पानी की अनुपस्थिति में यहाँ पे आयन नहीं बनते हैं। शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव इसलिए नहीं डालता क्योंकि पानी की अनुपस्थिति में यहाँ पे आयन नहीं बनते हैं, हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से ये अम्लीय गुण नहीं दिखा पाता। और जब अम्लीय गुण को नहीं दिखा पाता तो ये सूखे लिटमस पत्र का जो कलर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, यही अगर गीला लिटमस पत्र होता, ठीक है, तो वहाँ पे पानी मौजूद होते तो वो फिर H2O जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता और फिर वो अपना अम्लीय गुण को दिखा देता और फिर यही लिटमस पत्र जो है उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प में है, अम्ल बिना पानी के भी अम्लीय गुण दिखाते हैं, केवल ठोस अम्ल ही अम्लीय होते हैं, अम्लीय गुण दिखाने के लिए जल आवश्यक है, HCl गैस हमेशा लिटमस बदलती है। सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण दिखाने के लिए जल आवश्यक है। अम्ल या फिर एसिड अपना गुण तभी दिखाते हैं जब वे पानी में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, गीला लिटमस पेपर HCl गैस के संपर्क में लाल हो जाता है क्योंकि। सवाल है, गीला लिटमस पेपर HCl गैस के संपर्क में लाल हो जाता है क्योंकि। रीजन क्या है, HCl पानी से विक्रिया करता है, Cl2 बनता है, O2 बनता है या फिर HCl क्षार बन जाता है। तो HCl क्षार तो बनेगा ही नहीं, ये गलत है, O2 नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, Cl2 बनता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, विकल्प नंबर ए सही होगा, HCl पानी से विक्रिया करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, यही वजह है कि गीला लिटमस पेपर HCl गैस के संपर्क में ये लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। Cl- के कारण, हाइड्रोनियम आयन के कारण, Na+ के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण। सही जवाब होगा इसका हाइड्रोनियम आयन के कारण, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का सुचालक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कौन सा विलयन विद्युत का सुचालक है। विकल्प में दे रखा है ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl या फिर शुगर। यहाँ पे आंसर तो सभी को पता होगा कि आंसर होगा यहाँ पे HCl। ठीक है, क्योंकि HCl क्या करता है, यहाँ पे जल के साथ घुल करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, अम्लीय गुण को बनाता है और साथ ही साथ कह सकते हैं यहाँ पे ये करंट विद्युत का संचालन भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात याद ये रखना है कि विद्युत का संचालन तभी होता है जब सॉल्यूशन में या विलयन में फ्री आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या होता है, होना चाहिए वहाँ पे फ्री आयंस मौजूद होना चाहिए, चाहे वो जो भी आयन हो, कैटायन हो या फिर एनायन हो। ठीक है, तो एसिड हो चाहे बेस हो या फिर साल्ट हो, ये पानी में घुल करके क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी जो विकल्प दे रखा है, जैसे कि ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, ये पानी में घुलता है लेकिन आयन नहीं बनाता ये। ठीक है, और याद रखिए विद्युत का संचालन होने के लिए आयंस होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे आयन नहीं बनाता है तो करंट भी यहाँ पे पास नहीं होगा। ठीक है, वहीं देखिए HCl देखिए, तो HCl क्या करता है, ये HCl टूट करके H+ आयन और Cl- जो बनाता है। ठीक है, तो धनायन ऋणायन बना लेता है HCl। तो यहाँ देखेंगे आयन्स बनते हैं तो यहाँ पे विद्युत का संचालन होगा। ठीक है, वहीं देखिए अल्कोहल क्या है, अल्कोहल में सेम कहानी है, ये पानी में तो घुलता है लेकिन आयन नहीं बनाता। और शुगर भी यही कहानी है। ठीक है, ये भी ग्लूकोज जैसा ही देखेंगे तो ये आयन्स नहीं बनाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे भी समझिए, इसको थोड़ा सा और समझा दें
इसका फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का आप देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब देखिए इसे पानी में क्या करते हैं, इसे घोलिए H2O के साथ, ठीक है। तो जैसे इसे पानी में घोलते हैं ना तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यों का त्यों रहते हैं, सिर्फ पानी में घुल जाते हैं, लेकिन आयंस नहीं बनाते, जैसे कि Na+, H+, Cl- जैसे आयन यहाँ बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि यह जब बनता ही नहीं है तो विद्युत का संचालन भी नहीं हो पाएगा। सेम कहानी आप अल्कोहल और शुगर के साथ भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सिंपल सा याद क्या रखना है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सभी पानी में घुल करके आयंस नहीं बनाते, जैसे कि Na+, H+, Cl-, इस तरीके से आयन नहीं बनाते हैं, ये टूटता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है पानी में घुल करके ये घुले रहते हैं, मिल जाते हैं, और ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंस रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का संचालन नहीं कर पाते, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, HCl। चलिए अगला सवाल देखिए, ग्लूकोज विलयन विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता? यह ठोस है, इसमें आयन नहीं होते, यह अम्ल है, या फिर इसमें H+ होता है। मतलब सिंपल सा, इसमें आयन नहीं बनते हैं। ग्लूकोज विलयन विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें आयन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करते हैं? क्योंकि वे ठंडे होते हैं, वे रंग बदलते हैं, उनमें आयन होते हैं, या फिर वे गैस बनाते हैं। तो सही जवाब होगा उनमें आयन होते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आयन विद्युत का संचालन के लिए जिम्मेदार है? बताना है कि कौन सा आयन विद्युत का संचालन के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोनियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। सही जवाब है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये विद्युत का संचालन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, सोडियम आयन कह लीजिए, क्लोरीन आयन कह लीजिए, या फिर OH- कह लीजिए, ये सब क्या है, सभी आयन्स हैं, ठीक है। तो ये विद्युत का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। लेकिन देखे थे हम लोग ग्लूकोज, अल्कोहल, चीनी, ये सभी आयंस नहीं बनाते, ठीक है, वो सिर्फ पानी में घुलते हैं, ठीक है, लेकिन वो आयंस नहीं बना पाते, इसलिए वो विद्युत का संचालन भी नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी लवण सॉल्ट का जो pH होता है 7 होता है। सही उदासीन पदार्थ, जो जिसे न्यूट्रल भी कहते हैं, का pH बदलता रहता है। उदासीन पदार्थ का pH 7 होता है। सभी लवण अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है सभी लवण का pH 7 होता है, ये कथन गलत है, ठीक है। सभी लवण का pH 7 नहीं होता, 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। बी विकल्प को देखिए, सभी उदासीन पदार्थ का pH बदलता रहता है, नहीं, ये भी कथन गलत है। सभी उदासीन पदार्थ का pH 7 रहता है, ठीक है। उदासीन पदार्थ का pH 7 होता है, ये कथन सही है। फिर है सभी लवण अम्लीय होते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लवण अम्लीय होते हैं ऐसा नहीं है, सभी लवण को हम अम्लीय नहीं कह सकते। लवण जो होते हैं ना वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डी विकल्प भी गलत है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी विकल्प। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बताना है कि जो लवण है वो अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा दिए गए विकल्पों में से। तो समझना ये है कि लवण जो होता है ना, बताएं तो 3 प्रकार का हो सकता है। वो अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय प्रकृति भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लवण है ना, कब या फिर किस स्थिति में ये अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा, या किस स्थिति में क्षारीय प्रकृति को दिखाएगा, या फिर किस स्थिति में ये उदासीन दिखाएगा, जिसे समझने के लिए इस डायग्राम को समझना जरूरी है। जैसे समझिए, अगर संयोजन परवल अम्ल और परवल क्षार से हुआ है तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, और इसका pH 7 होगा, ठीक है। वहीं अगर परवल अम्ल और कमजोर क्षार से मिलकर बना होगा तो वो उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय गुण दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे परवल अम्ल और कमजोर क्षार, तो यहाँ पे क्षार का जो गुण है वो दब जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रभावी क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का दिखाना शुरू कर देगा। वहीं देखिए कमजोर अम्ल और यहाँ पे प्रबल क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जो वीक एसिड है उसका देखेंगे प्रभाव, इफेक्ट जो है वो दिखेगा नहीं, किसका दिखेगा, क्षार का दिखेगा। तो ये इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये डायग्राम आपको याद रखना जरूरी होगा,
साथ ही साथ अब यहाँ पे देखना होगा कि जो NaCl है ये इसमें तो सॉल्ट है, ठीक है, ये वैसे ये सॉल्ट नहीं, ये तो क्षार दिख रहा है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, ठीक है, ये ऐसा क्षारक है जो कि क्षार भी है कि ये पानी में घुलनशील है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तो लवण है ही नहीं, तो इसकी तो हम बात यहाँ पे करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये न तो लवण है, ना ही ये लवण नहीं, तो फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से कैसे क्षारक है जो कि क्षार है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। बाकी A, B, C के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, लवण है। अब ये डिसाइड करना है कि ये लवण तो है, लेकिन ये तीन में से किस प्रकार का है, अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या फिर उदासीन प्रकृति का है, ठीक है। तो इसके लिए समझना होगा कि NaCl आखिर बना किससे है। NaCl बना किससे है? ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और बना है HCl से। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl, ये दोनों देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कह सकते हैं प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर के क्या बनाता है, तो ये बनाता है उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। आ रहा है बात समझ में? अब आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट। अब ये देखिए किससे बना होगा, एक तो कार्बोनेट है तो ये बना होगा H2CO3 से, और एक यहाँ पे है सोडियम, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जबकि ये कार्बोनिक एसिड है जो कि ये वीक एसिड है। तो जो वीक एसिड है तो क्या ये अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा? कभी नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, तो एक तो बना होगा HCl से और दूसरा बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो ये वीक एसिड है, जबकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्षार हो गया, यानी कि कमज़ोर क्षार है, और ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल इसका इफेक्ट अपना दिखाएगा, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। विकल्प नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डेटा आपको याद रखना होगा, ये वाला लिस्ट, और साथ ही साथ फिर देखना होगा कि जो दिए गए हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, कौन सा क्षार और कौन सा लवण से मिलकर बने होंगे, और उसमें भी देखना होगा कि कौन सा कमज़ोर है और कौन सा प्रबल है, ठीक है। अगर दोनों प्रबल है तो वो तो उदासीन होगा, उसका pH 7 होगा, लेकिन दोनों में से यदि एक प्रबल अम्ल है और एक कमज़ोर क्षार है, तो मतलब है कि जो प्रबल है उसका नेचर उसी का दिखाएगा। जैसे कि हमने कहा कि प्रबल अम्ल, जिसका मतलब है कि वो अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण या फिर अपघटन? सही जवाब है उदासीनीकरण। चलिए अगला सवाल है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में लवण और जल दोनों बनता है, ठीक है। सी विकल्प सही होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, जैसे HCl लीजिए और एक लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये अम्ल है और ये क्षार है, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ ही साथ बनेगा H2O, ठीक है। तो ये क्या है, ये लवण है और ये क्या है, जल है। तो जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो वहाँ पे लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है H2SO4 अगर इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि एसिड है, और ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन में क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर इन दोनों को रिएक्शन करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ बनेगा H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प में दिख रहा है, ऐसा ये विकल्प में दिख रहा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सांद्र अम्ल को पानी में मिलाते समय सही तरीका क्या है? सांद्र अम्ल को पानी में मिलाते समय सही तरीका क्या है? पानी को अम्ल में डालना, या फिर अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना, या फिर दोनों को एक साथ डालना, या फिर पहले गर्म करना?
तो यहाँ पे याद रखिए कि जब एसिड को पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट या ऊष्मा निकलता है। इसे कहते हैं एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना चाहिए हम लोगों को, अगर हम पानी को एसिड में डालते हैं तो हीट अचानक ज़्यादा निकलेगी। अगर हम पानी को एसिड में डालते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक निकलेगी और छींटे पड़ सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए हमेशा एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हीट जो होगा ना सेफ्टली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी सही होगा। अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, सांद्र अम्ल में पानी मिलाने पर क्या खतरा हो सकता है। इससे छींटे पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हीट होता है। ऐसे छींटे पड़ेंगे तो आपका बर्निंग वाला प्रोसेस तो वहाँ सबको दिख सकता है। चलिए अगला सवाल है, तनुकरण डाइल्यूशन में क्या होता है। आयन की सांद्रता बढ़ती है, आयन की सांद्रता घटती है, आयन खत्म हो जाते हैं या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे पहले समझिए कि तनुकरण का क्या मतलब है। सिंपल सा, तनुकरण का मतलब है किसी भी घोल में पानी को मिलाना। ठीक है, जब पानी मिलाते हैं तो कुल आयन वही रहते हैं लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, आयन की सांद्रता घट जाती है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप रियल लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक गिलास में पानी लीजिए। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, गिलास में गाढ़ा शरबत ले लीजिए। ठीक है, गाढ़ा शरबत ले लीजिए जो कि बहुत मीठा है शुरुआत में, बहुत जब गाढ़ा होगा तो मीठा होगा। अब उसमें क्या कीजिए, पानी मिला दीजिए। तो पानी मिलाने से क्या होगा, स्वाद हल्का हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। मतलब है कि सांद्रता वहाँ पे कम हो गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। तनुकरण के दौरान कौन से आयन की सांद्रता कम होती है। Na+, Cl- या फिर हाइड्रोनियम आयन या फिर OH- या फिर O2। सही जवाब है सी विकल्प, हाइड्रोनियम आयन या फिर OH- की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। बताना है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम HCl से करें तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, आसान सा सवाल है, पहले ही इसके बारे में हम बता चुके हैं आई थिंक सेट नंबर 1 में। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से जब करवाया जाता है तो मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में NaCl अर्थात सॉल्ट, पानी के रूप में H2O और साथ ही साथ CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, तो पूछा है कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे धातु और अम्ल, धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है ना, याद रखिए, धातु जब अम्ल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। वहीं धातु ऑक्साइड का अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है। जबकि धातु कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण, CO2 और जल। ठीक है, वही सवाल भी था 28 नंबर का सवाल। फिर है, धातु कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। मतलब कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों अम्ल के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, लवण, CO2 और जल। वहीं बात करें अम्ल और क्षारक, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो आपकी किताब में बस इतने ही पढ़ना है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सभी रिएक्शन को याद रखिए कि क्या क्या मिलता है तो क्या बनता है। ठीक है, आप चाहें तो सुपर ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि जो मेटल होगा, अगर मेटल अगर है तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस जरूर देखने को मिलेगा। अगर कार्बोनेट है तो वहाँ पे CO2 गैस जरूर देखने को मिलेगा। और अगर बेस या ऑक्साइड में से कोई भी है तो वहाँ पे H2O अर्थात जल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो बेस दिख जाए या तो ऑक्साइड किसी चीज़ का दिख जाए।
ठीक है, तो वहाँ पे जल जरूर होगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।